दुनिया के स्मार्टफोन मार्केट में रिवॉल्यूशन लाने वाली वन प्लस ने लॉन्च के साथ ही एप्पल और सैमसंग की मोनोपोली अपने प्राइस स्ट्रेटेजी के दम पे तोड़ दिया। जहां वन प्लस एक एंड्रॉइड जैसे मल्टीपल फीचर्स दे रहा था, वहीं साथ में ही अपने स्लीक डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस के दम पे ये एप्पल को भी कड़ी टक्कर दे रहा था। साल 2018 में वन प्लस अपने 40% मार्केट शेयर के साथ प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में एप्पल और सैमसंग को बीट कर चुका था, लेकिन आज वही वन प्लस का मार्केट शेयर 20% से भी नीचे जा चुका है। जहां वन प्लस एक प्रीमियम स्मार्टफोन बनाने के लिए जानी जाती थी, आज वो बजट सेगमेंट में पूरी तरीके से आ चुके हैं। तो इस केस स्टडी में हम जानेंगे कैसे वन प्लस अपना पूरी तरीके से फोकस लूज करती जा रही है और कैसे वन प्लस अपने डाउनफॉल की तरफ जा रही है। आइए दोस्तों, इस केस स्टडी को समझते हैं, जिसमें हम समझेंगे वन प्लस कैसे बनी दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी और आज क्यों ये अपने डाउनफॉल की तरफ है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप हमारी वीडियो देखते भी हैं, लेकिन आप उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। वन प्लस के को फाउंडर की शुरुआत नोकिया से होती है। जब साल 2010 में नोकिया स्ट्रगल कर रही थी, तो उस समय इसके को फाउंडर काल पे नोकिया में ही काम कर रहे थे। इसके बाद वो ओप्पो में जाते हैं और ओप्पो में उन्होंने काम करते हुए इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में कई बड़े गैप रियलाइज किए। ये कुछ वैसा ही था जिस तरीके से 2007 में आईफोन लॉन्च करते हुए एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स ने मार्केट के कई बड़े गैप्स को रियलाइज किया था। इसी तरीके से काल पे ने देखा कि मार्केट में जो एंड्रॉइड के फोन्स आया करते हैं, उनमें फीचर्स तो बहुत ज्यादा हुआ करता है, लेकिन उसमें डिजाइन की काफी कमी है। इसके साथ ही यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है। और इसके कंपटीशन में दूसरा जो मॉडल है वो है एप्पल का। एप्पल बहुत सारे फीचर्स तो नहीं दिया करती है, लेकिन उनके डिजाइन बहुत ही शानदार होते हैं। इसके साथ ही यूजर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसके लिए एप्पल कई गुना ज्यादा चार्ज किया करती है। और यहीं पे उन्हें मार्केट पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि अगर हम एक मिड रेंज फोन लॉन्च करें जो कि प्रीमियम सेगमेंट का हो, जिसमें अच्छे एंड्रॉइड के फीचर्स भी हो, इसके साथ ही उसमें अच्छा डिजाइन और अच्छा यूजर एक्सपीरियंस भी हो, और इसको हम एप्पल से थोड़े कम कॉस्ट में लॉन्च करें, तो एक मार्केट में बड़ा रिवोल्यूशन लाया जाता है। इसके बाद काल पे ओप्पो छोड़ के वन प्ले की शुरुआत करते हैं, जिसमें 5 एम्प्लॉय शुरुआत में रहते हैं। और इन्होंने दिसंबर 2013 में अपना स्लोगन अनाउंस कर दिया, नेवर सेटल। ये सब कुछ ये मूवमेंट ऑनलाइन कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने एक मार्केट में बड़ा चेंज देखा था कि साल 2010 के बाद जहां स्मार्टफोन्स पहले ऑफलाइन जाके लोग दुकानों पे खरीदा करते थे, लेकिन ई कॉमर्स इंडस्ट्री की शुरुआत होने के बाद अब लोग ऑनलाइन ही फोन सर्च किया करते हैं। तो आने वाला जो फ्यूचर है वो ऑनलाइन का हो सकता है। इसीलिए वन प्लस ने अपने सारे मूवमेंट को ऑनलाइन ही रखा, और आप देखेंगे कई सालों तक वन प्लस सिर्फ ऑनलाइन ही फोन बेचा कर रही थी। इसके बाद वन प्लस ने अपना एक सोशल मीडिया पे कम्युनिटी बनाया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने वन प्लस को ज्वाइन किया एक नए स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन के लिए। अभी तक वन प्लस के पास कोई भी नया फोन नहीं था। इन्होंने अपना सबसे पहला स्मार्टफोन वन प्लस वन लॉन्च किया। उसके इन्होंने सिर्फ 1000 ही पीस बनवाए थे, क्योंकि इन्हें लगा था कि मार्केट में अगर ज्यादा सेल नहीं आई तो हमें काफी बड़ा लॉस हो सकता है। और वन प्लस वन जैसे ही लॉन्च होता है, यह मार्केट में एक बड़ा हिट साबित हुआ। इसके लॉन्च के साथ ही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी कि आप डायरेक्टली वन प्लस का फोन नहीं खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको आपका कोई फ्रेंड अगर रेफर करेगा वन प्लस का फोन, तो ही आप वन प्लस का फोन खरीद सकते हैं। इसके साथ ही वन प्लस का फोन खरीदने के लिए दूसरी जो कंडीशन थी वो ये थी कि आपको अपना मोबाइल फोन तोड़ना होगा और उसका एक वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे पोस्ट करना होगा। और अगर आप इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आप वन प्लस के पहले 1000 यूजर्स में आ सकते हैं। इसके बाद अगले एक हफ्तों में करीब 1,40,000 लोगों ने वन प्लस खरीदने के लिए साइन अप कर दिया था। और जहां इन्होंने बोला था कि आपको अपना स्मार्टफोन तोड़ना होगा, तो स्मार्टफोन तोड़ने के इतने ज्यादा केसेस आने लगे कि उन्होंने फिर बोलना शुरू कर दिया कि आप अपना स्मार्टफोन किसी को डोनेट कर दीजिए, आप फोन तोड़िए मत। और वन प्लस वन को लॉन्च किया जाता है 21,999 रुपए में। इसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने ईबे और अमेजॉन पे इसको 30 से 40,000 रुपए में भी सेकंड हैंड बेचना शुरू कर दिया। जहां इन्होंने सोचा था कि मेरे 1000 फोन भी नहीं बिकेंगे, उस साल के अंत तक इन्होंने करीब 14 लाख स्मार्टफोन बेचे। जहां इनका मैक्सिमम सेल्स देखे तो चाइना, जापान और नॉर्थ कोरिया से आया था। उस समय तक ये भारत के मार्केट में बहुत बड़ा कोई सेल नहीं जनरेट कर पाए थे, सिर्फ 7% ही सेल भारत से आई थी। काल पे और उनकी टीम को लगा कि हमने स्मार्टफोन मार्केट को क्रैक कर लिया है। अब ये बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुके थे। और इसके बाद अब ये वन प्लस 2 जब लॉन्च करने वाले थे, वहां पे इन्होंने स्नैपड्रैगन 800 सीरीज प्रोसेसर को चूज किया, जिसमें कई सारे हीटिंग के इश्यूज पहले आते थे, लेकिन इनको लगा कि हम अपने सॉफ्टवेयर के दम पे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। मार्केट में लॉन्च होता है जिसका बड़ा डिस्प्ले होता है, फिंगरप्रिंट सेंसर्स होते हैं, लेकिन इसके लॉन्च के साथ ही इसमें लैगिंग और हीटिंग का इशू बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस फोन को करीब 20 लाख लोगों ने प्री बुकिंग किया था, लेकिन जब उन्होंने फोन को खरीदा तो उनका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि प्रोसेसर अच्छा नहीं था, जिस वजह से हीटिंग बहुत ज्यादा हो जा रही थी।
अभी तक OnePlus अपने 2 फोन लॉन्च कर चुकी थी प्रीमियम सेगमेंट पे। अब OnePlus सोच रहे थे कि हम मिड रेंज सेक्शन में भी एंटर कर सकते हैं, जहां पे कम कीमत में अगर हम फोन लॉन्च करेंगे तो और ज्यादा लोग हमारा फोन खरीद सकते हैं। और यहां पे OnePlus ने OnePlus X लॉन्च किया, जो कि एक बजट स्मार्टफोन था, करीब 16,999 रुपए का, 3 GB रैम और 16 GB स्टोरेज के साथ। लेकिन OnePlus अपने ओवर कॉन्फिडेंस में भूल चुका था कि इंडिया के बजट स्मार्टफोन मार्केट सेक्शन में तो कई सारे ब्रांड हैं, जैसे कि ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, MI हो गया, इस तरह के कई सारे ब्रांड थे। और OnePlus को लोग पसंद करते थे उसके प्रीमियम प्राइसिंग और उसके प्रीमियम फीचर्स की वजह से। अब वो OnePlus जिसका पहला स्मार्टफोन इतना बड़ा मार्केट का हिट साबित हुआ था, उसके 2 अगले फोन मार्केट में बुरी तरीके से क्रैश हो चुके थे। अब इनको लग रहा था कि हम मार्केट में कैसे सर्वाइव करेंगे, और इसके बाद इनकी टीम अपने बेसिक्स पे वापस जाती है। उन्होंने रियलाइज किया कि इस कंपनी को हमने शुरू किया था अपने कस्टमर से फीडबैक लेते हुए, और अब ये अपने कम्युनिटी में वापस जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि हमारे पिछले 2 मॉडल्स में क्या कमी रह गई थी, और उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना शुरू करते हैं। और इसके बाद मार्केट में आता है OnePlus 3, जिसमें इन्होंने पिछले पुराने कुछ फीचर्स ऐड कर दिए थे, जैसे कि NFC को वापस लाया था, डैश चार्जिंग लाया था, ऑक्सीजन OS प्रोसेसर यूज किया था, 6 GB रैम था और स्लीक डिजाइन उन्होंने बनाया था। इसका इन्होंने प्राइसिंग फिर से प्रीमियम रखा, 27,999 रुपए का। यह फोन एक और बार हिट साबित हुआ, और इसके साथ ही इसी साल इन्होंने एक और दूसरा फोन इसी का लॉन्च किया, OnePlus 3T, जिसमें इन्होंने सेल्फी कैमरा को अपडेट किया था और बैटरी और स्टोरेज में भी काम किया था, और इसकी कीमत इन्होंने 30,000 रखी थी। OnePlus अब वापस अपने रास्ते पे आती जा रही थी, और उनको अपनी क्लैरिटी हो गई थी कि लोग हमें बजट फोन के लिए नहीं पसंद करते हैं, हमें प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए पसंद करते हैं, जिसमें हम नए नए इनोवेशन करते जाएं। और यहीं पे OnePlus 5 लॉन्च करती है, जिसमें 2 रेयर कैमरा होता है। ये एप्पल और सैमसंग के लॉन्च करने के जस्ट 1 साल बाद इन्होंने रेयर कैमरा लॉन्च कर दिया था। अब OnePlus, जो कि एक छोटी सी कंपनी 2 साल पहले शुरू हुई थी, वो अब सैमसंग और एप्पल को बड़ी टक्कर देना शुरू कर चुकी थी। साल 2017 में अगर हम OnePlus को दुनिया के प्रीमियम स्मार्टफोन्स में देखें तो वो तीसरे नंबर पर आता था एप्पल और सैमसंग के बाद। लेकिन 2018 में इन्होंने करीब 40% मार्केट शेयर हासिल कर लिया, जिसमें इन्होंने सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया और एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया था। ये इतना ज्यादा मार्केट में पॉपुलर हो चुके थे। इसके बाद इन्होंने मार्केट में OnePlus 7 लॉन्च किया, जो कि एक और बड़ा हिट साबित हुआ। इसके साथ ही OnePlus 8 आता है, कीमत उसकी होती है करीब 41,999 रुपए की। और इसी के बाद आ जाता है कोविड, जिसके बाद लोगों की बाइंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई थी, और यहीं पे OnePlus ने सोचा कि अगर हम एक बार और बजट फोन लॉन्च करें मार्केट में, तो हो सकता है एक हम नया सेगमेंट अपने साथ जोड़ ले। और यहीं पे OnePlus ने OnePlus Nord लॉन्च किया साल 2020 में 24,999 रुपए का। इसमें इन्होंने OnePlus 8 के फीचर्स को थोड़े मिनिमाइज किया था, प्रोसेसर को थोड़ा रिड्यूस किया था, और मार्केट में इसे डुअल सेल्फी कैमरा के साथ लॉन्च किया गया था। यह फोन बहुत ही खास था, क्योंकि ये कार पे, जो कि इनके को फाउंडर थे, उनका ये आखिरी फोन था, जिसके बाद वो कंपनी छोड़ देते हैं और उन्होंने अपनी दूसरी नई कंपनी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन OnePlus Nord के लॉन्च के साथ ही इनका जो फैन बेस था वो उनसे बुरी तरीके से गुस्सा हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि OnePlus अपना ब्रांड वैल्यू लूज करती जा रही है। इसके साथ ही जो ब्रांड का फोकस है वो भी हटता जा रहा है। ये सबसे ज्यादा मार्केट में फेमस थे अपने प्रीमियम स्मार्टफोन की वजह से, लेकिन ये बजट सेक्शन में बार बार जब भी एंटर करते तो लोगों को लगता कि ये ब्रांड वैल्यू अपनी लगातार गिराते जा रहे हैं। लेकिन OnePlus Nord इनकी मोस्ट सोल्ड स्मार्टफोन में से एक है। साल 2020 का अगर OnePlus का टोटल रेवेन्यू देखें तो उसमें करीब 40% रेवेन्यू इनका OnePlus Nord से आया था। OnePlus यहाँ पे सेल्स तो ज्यादा ला दे रही थी, लेकिन वो सबसे बड़ी जो चीज लूज कर रही थी वो ये थी कि वो एप्पल और सैमसंग के साथ जहां कंपटीशन में थे, उस कंपटीशन से बाहर आके ये बजट स्मार्टफोन के मार्केट में ओप्पो और रेडमी के साथ अब कंपटीशन कर रहे थे। तो यहाँ पे ब्रांड की वैल्यू सबसे ज्यादा गिरी थी, जिसको ब्रांड रियलाइज नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर हम इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट को देखें तो सबसे ज्यादा BBK इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट को रूल करती है। इसका नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये वही कंपनी है जिसके अंडर में आपका OnePlus फोन भी आया करता है, जिसके अंदर ओप्पो भी आया करता है, जिसके अंदर वीवो भी है, और जिसके अंदर आपका रियलमी का भी फोन है। एक्चुअली इन्होंने अपने अलग अलग प्राइस रेंज में अपने अलग अलग ब्रांड लॉन्च किए हुए हैं। इसको समझते हैं। जैसा कि इन्होंने सबसे बजट स्मार्टफोन 10 से 15,000 20,000 के अंदर की जो कीमत है, उसके लिए इन्होंने रियलमी लॉन्च किया हुआ है, जिसका सीधा कंपटीशन है रेडमी से। इसके साथ ही अगर हम इंडिया का मिड रेंज स्मार्टफोन का सेक्शन देखें, जो कि 15,000 से करीब 30,000 के बीच में आता है, वहां पे इन्होंने वीवो और ओप्पो को लॉन्च किया हुआ है। अब अगर इंडिया का जो हम प्रीमियम सेगमेंट देखने की कोशिश करें, वहां पे इन्होंने OnePlus को लॉन्च किया है, जो कि सीधी टक्कर एप्पल और सैमसंग को दिया करती है। तो इसी तरह इन्होंने अलग अलग प्राइस स्ट्रेटेजी की मदद से अपने ब्रांड्स को इंडिया में स्टैब्लिश कर रखा है, और करीब 40% से ज्यादा मार्केट BBK इलेक्ट्रॉनिक्स रूल किया करती है। इसको अगर हम एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो इंडिया का डिटर्जेंट मार्केट रूल किया करता है, क्योंकि व्हील, रिन और सर्फ एक्सेल ये तीनों ब्रांड इसी कंपनी के हैं। जहां पे व्हील सस्ते डिटर्जेंट पाउडर देती है, वहीं रिन और सर्फ एक्सेल थोड़ा प्रीमियम ऑडियंस के लिए है। इसी तरीके से ये बड़ी जायंट कंपनियां
मार्केट को लीड किया करती हैं। कोविड-19 के बाद कंपनीज अपनी कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश कर रही थी और यहीं पे बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने सोचा कि अगर ओप्पो और वन प्लस को मर्ज कर दिया जाए तो ओप्पो के पास एक बहुत बड़ी टेक टीम है। इसके साथ ही वो उनके मेंटेनेंस, क्वालिटी एश्योरेंस और डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ ही ओप्पो का ऑफलाइन प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, मतलब आप रिटेल स्टोर्स पे अगर जाएं कोई भी मोबाइल फोन खरीदने तो आपको ओप्पो का फोन बहुत ज्यादा मिल जाएगा और यहां पे ये वन प्लस को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं उनकी रिटेल प्रेजेंस बनाने में। इसके साथ ही अगर वन प्लस ओप्पो से मर्ज होती है तो ओप्पो को भी कई सारे सपोर्ट्स मिलेंगे उनके ब्रांडिंग में, उनके मार्केटिंग में और उनकी ऑनलाइन स्ट्रेटेजी बनाने में, क्योंकि वन प्लस का ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से दोनों कंपनीज बेनिफिट हो सकती हैं। और इसके बाद बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने जब दोनों कंपनीज को इंटरनली मर्ज करने की कोशिश किया और इस प्रोसेस में जो सबसे पहला काम किया गया वो ये था कि जो ओप्पो का कलर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मर्ज करने की कोशिश की गई वन प्लस के ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम से। दोनों कंपनीज के सेम ऑपरेटिंग सिस्टम रखने का सबसे बड़ा फायदा ये होता कि अगर ओप्पो कोई भी बड़ा इनोवेशन करती है वो चीजें वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वन प्लस की तरफ, या वन प्लस कोई भी नया चीज लेके आती है तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है ओप्पो की तरफ। तो ये एक विन विन स्ट्रेटेजी होती है दोनों कंपनीज के लिए। लेकिन ये चीजें इतनी इजी नहीं रही क्योंकि वन प्लस की एक बड़ी कम्युनिटी है जो कि उसके इनोवेशन की वजह से बहुत उसे पसंद किया करती थी, लेकिन उनकी कम्युनिटी ने देखा कि वन प्लस अब बिल्कुल ओप्पो जैसा होता जा रहा है। 2017-18 में जहां ये दो रेयर कैमरा के साथ ये गूगल और सैमसंग को बड़ी टक्कर दे रहे थे, वो आज पूरी तरीके से ओप्पो को कॉपी कर रहे हैं। ये बातें लोगों को पसंद नहीं आई और जब साल 2022 में OnePlus ने अपने कम्युनिटी को एक छोटा सा हिंट दिया कि हम कलर ओएस जो कि ओप्पो का था वो यूज करने जा रहे हैं, इसके बाद कंपनी को काफी बड़े एक बैकलैश का सामना करना पड़ा अपनी कम्युनिटी की तरफ से, जिस बात को कंपनी ने समझते हुए जब अपना अगला फोन लेके आया तो वो सीधे OnePlus 10 सीरीज बिल्कुल ऑक्सीजन ओएस पे लेके आए थे। अब इसके बाद OnePlus ने अपने दो नए और 9 प्रो और 10 प्रो लॉन्च किया जो कि 64,999 और 66,999 की रेंज में था। अब OnePlus अपनी प्राइस स्ट्रेटेजी में ही फंसती जा रही थी। OnePlus पहले एक प्रीमियम स्मार्टफोन लेके आती थी एक अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब 40,000 से 50,000 के बीच में एक अच्छा खासा OnePlus फोन बना दिया करती थी। लेकिन अब ये वही फीचर्स ये काफी ज्यादा रेट बढ़ा के देने लगे थे। अब ये चीजें अब इनके कस्टमर्स को पसंद नहीं आ रही हैं। ओप्पो एक मिड रेंज फोन बनाया करती है, वहीं OnePlus एक प्रीमियम फोन बनाया करती है। तो अगर इन दोनों कंपनीज का कोलैबोरेशन होता है तो इसकी ब्रांडिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। यहां पे इनको अपनी पोजीशनिंग को भी समझना होगा क्योंकि OnePlus की पोजीशनिंग है एक प्रीमियम स्मार्टफोन की जो कि सीधे सैमसंग और एप्पल को टक्कर देता है अपनी प्राइसिंग की वजह से। वहीं ओप्पो का सीधा कंपटीटर Xiaomi है। तो यहां पे दोनों कंपनीज की ब्रांड पोजीशनिंग बिल्कुल अलग है। अगर हम इन कंपनीज की ब्रांड पोजीशनिंग थोड़ी समझने की कोशिश करें तो जहां OnePlus इंडिया में एक प्रीमियम स्मार्टफोन है, वहीं साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में अगर हम देखें तो ओप्पो एक प्रीमियम स्मार्टफोन की तरह वहां पे पसंद किया जाता है और OnePlus की वहां बहुत ज्यादा सेल नहीं है। तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि कौन सी कंपनी ने किस तरीके से अपनी पोजीशनिंग बना के रखी है। इंडिया में OnePlus की पोजीशनिंग एक प्रीमियम है और इंडिया के बाहर इसकी प्रीमियम स्मार्टफोन पोजीशनिंग नहीं है। और अभी अगर हम हाल ही में देखें तो OnePlus अपना OnePlus 11 लॉन्च किया है 56,999 रुपए में। यहां पे इन्होंने वही अपना पुराना ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज किया है अपनी कम्युनिटी की वजह से। लेकिन अगर हम OnePlus में अब सबसे बड़ा फॉल देखने की कोशिश करें तो जहां 2018 में ये सैमसंग और एप्पल को बीट कर चुके थे अपने 40% मार्केट शेयर के साथ, आज वो 20% से भी नीचे जाके इनका मार्केट शेयर गिर चुका है। आज OnePlus की आप सेल बढ़ते हुए देखेंगे लेकिन वो यहां पे बजट स्मार्टफोन के रेंज में अब आके बेचना शुरू कर चुके हैं। उनकी पोजीशनिंग थी वो प्रीमियम स्मार्टफोन बेचा करते थे, लेकिन आज वो पोजीशनिंग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे OnePlus की इस बिजनेस स्टडी में आप क्या समझे, आइए क्विकली समझने की कोशिश करते हैं सब समराइज करके। OnePlus के पहले स्मार्टफोन से और अभी तक के बीच में हम देखें तो OnePlus अपने कम्युनिटी से बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। जहां उनकी जो कम्युनिटी है वो उनको प्रीमियम स्मार्टफोन की वजह से पसंद किया करती है, लेकिन वो बार बार बजट स्मार्टफोन लाके वो अपना जो मार्केट शेयर है उसमें काफी ज्यादा डेंट लगा देते हैं, जिसके बाद कंपनी फिर से वापस अपने ट्रैक पे आके अपना वही पोजीशनिंग मेंटेन करने की कोशिश करती है। दूसरा सबसे बड़ा अगर हम इनकी प्रॉब्लम देखने की कोशिश करें तो कंपनी अपने फोकस से बार बार चूक जाती है। कंपनी का बिल्कुल जहां पे फोकस था कि हम इनोवेशन करेंगे, वहीं पे वो फोकस लूज होते हुए ये ओप्पो के साथ मर्ज होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो प्राइस स्ट्रेटेजी पे थोड़ा सा काम कर सके। यहां पे OnePlus को अपनी स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा फिगर आउट करनी होगी कि हमारा फोकस क्या था, किस लिए ये कंपनी शुरू हुई थी। ये कंपनी शुरू हुई थी कम्युनिटी से फीडबैक लेके और आज वो अपनी कम्युनिटी को सुन ही नहीं रहे हैं। वहीं तीसरी अगर हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी से लिंक्ड देखें तो इनकी ब्रांड पोजीशनिंग। इनकी आज ब्रांड पोजीशनिंग पूरी चेंज हो चुकी है। जहां OnePlus की पोजीशनिंग
पोजीशनिंग एक प्रीमियम स्मार्टफोन की तरह होती थी, आज वो पोजीशनिंग चेंज होकर ये एक बजट स्मार्टफोन के अंदर आते जा रहे हैं। आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे, अगर OnePlus ने अपनी प्राइस स्ट्रेटजी और अपने फीचर्स को अपडेट नहीं किया तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम OnePlus एक बजट स्मार्टफोन मार्केट में बहुत ही जल्दी गिरते हुए आ जाएगी, जो कि उनके मार्केट शेयर से भी साफ दिखाई दे रहा है। आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि आपको OnePlus का फोन कैसा लगता है, इनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी आज की डेट में कैसी है और आपने इस बिजनेस केस स्टडी से क्या सीखा, आप कमेंट ऑप्शन में जरूर बताइएगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को बिजनेस की अच्छी नॉलेज मिल सके और लोग बिजनेस रिलेटेड कंटेंट देखेंगे तो कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया इंडिया में चेंज आएगा।